आज पब्लिक टॉक में हमारे गेस्ट हैं अशोक गुवानीवाला। अशोक गुवानीवाला हरियाणा के एक प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं। उनके पिता श्री भागीरथ मल गुवानीवाला लंबे समय तक म्यूनिसिपल कमेटी भिवानी के चेयरमैन रह चुके हैं। साथ ही वे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट भिवानी के भी चेयरमैन रहे हैं। हिंदी और मास कम्युनिकेशन के पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल करने वाले अशोक गुवानीवाला की शख्सियत विविधताओं से भरी हुई है। राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में सदैव सक्रिय रहने वाले अशोक गुवानीवाला का कर्म क्षेत्र हरियाणा रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में विभिन्न राज्यों में इलेक्शन के दौरान पार्टी के ऑब्जर्वर की भूमिका भी निभाते रहे हैं। इनमें छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे प्रमुख राज्य शामिल हैं। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तेज तर्रार प्रदेश प्रवक्ता और तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मीडिया कोऑर्डिनेटर रहे श्री गुवानीवाला कई सामाजिक संगठनों को भी कई वर्षों से नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। हरियाणा में एक राजनीतिक व सामाजिक नेता के रूप में स्थापित अशोक गुवानीवाला 26 दिसंबर को 7वीं बार पुनः अखिल भारतीय वैश्य समाज के अध्यक्ष चुने गए हैं। अखिल भारतीय वैश्य फेडरेशन नई दिल्ली के सचिव रहे इस राजनेता ने हरियाणा में अग्रवाल वैश्य समाज को एकता के सूत्र में पिरोने की भरसक कोशिश की है। लगभग 4 वर्षों तक राष्ट्रीय युवा वैश्य परिषद का अध्यक्ष रहा यह राजनेता कई धार्मिक संस्थाओं में भी सक्रिय है। उद्योग और व्यवसाय जगत से इनका खास नाता है। वर्तमान में व्यवसायियों के हित की लड़ाई लड़ने वाले राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी आदर्श महिला महाविद्यालय भिवानी के महासचिव के रूप में सराहनीय योगदान दे रहे हैं। इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक गुवानीवाला हरियाणा व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष का पद भी संभाल चुके हैं। राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन में सक्रिय भूमिका अदा करने के लिए अशोक गुवानीवाला को हरियाणा सरकार ने फ्लड सफरिंग पीपल को मदद करने के लिए पुरस्कृत किया है, जबकि अग्रवाल समाज ऑल इंडिया की ओर से एक्सीलेंसी पीस अवार्ड ऑफ नेशनल लेवल और वैश्य फेडरेशन की ओर से भी एक्सीलेंसी अवार्ड एवं वैश्य रत्न अवार्ड से नवाजा गया है। तो आइए शुरू करते हैं अशोक गुवानीवाला से बातचीत का सिलसिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड में सुभाष चौधरी हूं। आज पब्लिक टॉक में हमने खास शख्सियत को आमंत्रित किया है और ये शख्सियत हैं अशोक गुवानीवाला, जो डाइवर्स पर्सनालिटी है। डाइवर्स पर्सनालिटी इस दृष्टि से क्योंकि आपका राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में बेहद सक्रियता रही है। अशोक गुवानीवाला अग्रवाल वैश्य समाज के 7वीं बार अध्यक्ष चुने गए हैं। आप गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के मीडिया कोऑर्डिनेटर भी रहे हैं। राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं अशोक गुवानीवाला जी, और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी लंबे समय तक रहे हैं। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के स्टेट ऑब्जर्वर बनकर कई स्टेट्स में इलेक्शन ऑब्जर्विंग इन्होंने की है। अशोक गुवानीवाला जी, आपका स्वागत है द पब्लिक वर्ल्ड पर। थैंक यू। और आज हम अपनी बातचीत को अग्रवाल वैश्य समाज की गतिविधियों पर केंद्रित रखेंगे। हालांकि आप एक डाइवर्स पर्सनालिटी के मालिक हैं, विभिन्न क्षेत्रों में आपका बड़ा योगदान रहा है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से आप बेहद सक्रिय दिखते हैं पिछले कई वर्षों से। अगर मैं यूं कहूं, कम से कम 1.5 दशक से मैं लगातार आपको फॉलो कर रहा हूं। और अभी हाल ही में जो चुनाव आपका हुआ अग्रवाल वैश्य समाज का, आपको 7वीं बार प्रेसिडेंट चुना गया। क्या कारण रहा कि आपको समाज ने 7वीं बार अध्यक्ष पद की कुर्सी सौंपी? मैं सबसे पहले तो आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने मुझे इस तरह का अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके साथ जुड़ सका, आपके दर्शकों के साथ जुड़ सका। मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे चुना। अग्रवाल वैश्य समाज प्रदेश की ऐसी संस्था है जिसने पूरे देश में एक नई मिसाल कायम की है और एक एजेंडा लेकर
एक सूत्रीय एजेंडा लेकर हम लोगों ने काम किया। एक मशाल के रूप में पूरे प्रदेश में हमने नए युवाओं में जान फूँकी है जी, और इसी कारण से वैश्य समाज के लोगों ने महसूस किया जी, कि मुझे दोबारा से उन्होंने काम करने का मौका देना चाहिए, मुझे काम करने का अवसर देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि यही एक कारण हो सकता है जी, कि मुझे दोबारा से ये पदभार दिया गया। जी। सामाजिक दृष्टि से जब ज़िम्मेदारी दी जाती है, तो उसके कई कारण हो सकते हैं। आपने एक जो फैक्टर दिया है, एक नारा आपने एक स्लोगन दिया है लंबे समय से, वैश्य समाज को जगाना है, राजनीति में लाना है। ये नारा आखिर क्यों देने की आवश्यकता महसूस हुई? तो साहब इसमें मेरा ये कहना है कि मेरा एक लंबा अनुभव वैश्य समाज के संगठनों के साथ जुड़ाव का रहा है। जी, माननीय बनारसी दास गुप्ता जी जब हरियाणा के मुख्यमंत्री होते थे, जी, उन्होंने एक संगठन उस समय चलाया कि 1975 में कि वैश्य समाज के अंदर जो कुरीतियाँ हैं, उनको हम दूर करेंगे और वैश्य समाज को यूनाइट करेंगे, इकट्ठा करेंगे। जी, मुझे भी उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला। मैं वहाँ पे अखिल भारतीय युवा विंग जो थी वैश्य सम्मेलन की और अग्रवाल सम्मेलन की, जी, उसमें मुझे दायित्व मिला और मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ थी और बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। लेकिन जैसे-जैसे समय बीता, मैंने महसूस किया कि खाली सामाजिक गतिविधियाँ चलाना, केवल समाज को एकत्रित करके हम लोग अपने मुकाम को हासिल नहीं कर सकते। राजनीतिक दृष्टिकोण से आप देखते हैं कि छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं, आप कोई भी काम करवाना चाहें, कोई भी चीज़, इवन छोटे से कर्मचारी भी, जब तक आप राजनीति में हस्तक्षेप नहीं रखते हैं, तो कोई आपकी बात को सुनता नहीं है, कोई बात आपकी मानता नहीं है। तो हमने सीखा कि समाज जो है आर्थिक दृष्टिकोण से, व्यापारिक दृष्टिकोण से और दूसरे सोशल एक्टिविटी में ज़्यादा घुसा हुआ है और उसकी वजह से समाज का ह्रास हो रहा है। जी, समाज निरंतर जो है उसके ऊपर प्रहार हो रहा है, उसके उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उसके खिलाफ नियम, कायदे, कानून बन रहे हैं। तो क्यों ना समाज के लोगों को जागृत करें कि वो जी, राजनीति में भागीदारी भी करें। तो जी, इसी उद्देश्य को लेकर हमने 2009 में इस संगठन का अलग से इसको अस्तित्व में लेके आए और पानीपत में एक बहुत बड़ी मीटिंग की। उसमें हमने ये अपनी बात को, भावना को रखा, तो लोगों ने बड़ा सहर्ष उसको स्वीकार किया और ये संगठन का निर्माण हुआ और जी, इस उद्देश्य पे काम हम लोग कर रहे हैं। जी। ये तो एक पहलू है जिसकी चर्चा आपने की कि इसका एक्सेप्टेंस हुआ जो नारा आपने दिया। इसका मतलब है कि समाज निश्चित रूप से इस बात का एहसास है समाज को कि वो दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं या इस प्रकार की संभावना को अपने लिए अवसर में तब्दील करना चाहते हैं। क्या अग्रवाल वैश्य समाज ने जो एजेंडा तय किया था, लगभग मुझे उम्मीद है कि 13वाँ वर्ष है शायद आपके इस संगठन का। तो इस दौरान जो एजेंडा आपने सामने लाया समाज के सामने और संगठन के अपने पदाधिकारियों के माध्यम से, क्या उस एजेंडा को लगभग आप पूरा कर चुके हैं? नहीं चौधरी साहब, इसमें हम लोगों ने इस एजेंडे को पूरा तो नहीं किया है, जी, लेकिन हमने जो शुरुआत की थी उसमें हमने बहुत बेहतरी ढंग से, बहुत ईमानदारी से हमने इसमें काम किया है। जी, और जो भी बीच में चुनाव आए इन 13 वर्षों 12 वर्षों में, चाहे वो कॉर्पोरेशन का चुनाव आया, तो नगर निगम का चुनाव आया, नगर पालिका का चुनाव आया, परिषद का चुनाव आया, पंचायतों के चुनाव आए और आपके असेंबलीज के भी चुनाव आए, पार्लियामेंट के चुनाव भी आए। जी, तो सभी चुनाव में हमने अपनी भागीदारी की और सभी चुनाव में हमने अग्रवाल वैश्य समाज की तरफ से ये महसूस करवाया कि हम लोग यहाँ पे हैं, राजनीति में हमारी वर्चस्व हमारा रहना चाहिए और हम आगे बढ़ते चले गए। जी, आप देखिए कि कॉर्पोरेशन का जब चुनाव आता है, तो कॉर्पोरेशन के चुनाव में लगभग हम नगण्य अवस्था में आ गए थे, हमारा प्रतिनिधित्व खत्म होता जा रहा था। तो आज की जो नगर परिषद और नगर पालिकाएँ हैं, 176 से ज़्यादा पार्षद
वैश्य समाज के हमने बनाए हैं। जी, हमारी प्रेरणा से, हमारे सहयोग से हम लोगों ने बनाए। जी, तो आप देखिए निगम के अंदर भी हमारे मेयर्स हैं, जी, रोहतक में मेयर हमारा है, प पंचकुला में मेयर हमारा है, करनाल में हमारा मेयर है जी, और अभी चुनाव भी थे जब कॉर्पोरेशन के, तो आप देखिए कि हमने अम्बाला के अंदर, शहर के अंदर मेयर का चुनाव था, तो हमने बड़ी मुस्तैदी से वहाँ पे 15-20 लोगों की ड्यूटी लगा के समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। जी। अभी अब क्योंकि आप 7वीं बार पुनः अध्यक्ष बने हैं और अगले 2 वर्ष का फिर आपका कार्यकाल है, तो ऐसे में जो आप टीम का गठन कर रहे हैं, उसके साथ-साथ एक मुख्य पहलू यह भी है कि इस 2 वर्ष के लिए आपके संगठन का एजेंडा क्या है? इसमें हमारा तो एक ही सूत्रीय कार्यक्रम है कि जी, वैश्य समाज को जगाना है, राजनीति में लाना है। जी, वैश्य समाज के लोग किसी भी सदन में, जी, चाहे वो पंचायत के चुनाव होंगे इन 2 वर्षों में, आने वाले टाइम में या नगर निगम के और नगर पालिकाओं के चुनाव होंगे, जी, जो भी चुनाव ये हरियाणा फेस करेगा, उन सभी चुनाव में हमारी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे हम। वैश्य समाज के लोगों को चुनाव लड़वाएँगे। वैश्य समाज के लोगों को जो चुनाव लड़ने में इच्छुक है, उनको हम तैयारी करेंगे और इसके साथ-साथ जो राजनीति को नहीं समझते हैं, उन लोगों को हम प्रशिक्षण देते हैं राजनीतिक कि किस तरह से राजनीति करें, किस जी, तरह से समाज जो है मीडिया मैनेजमेंट करे, किस तरह से आप भाषण देना सीखें, किस तरह से वो सारी चीज़ें हर जी, विधा को लीडरशिप डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं, नेतृत्व करने की क्षमता पैदा करने की काम करेंगे। इन 2 जी, वर्षों में हमारा ये एजेंडा रहेगा। जी, जी। तो यानी आपका मैक्सिमम फोकस लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने में रहेगा। जी, 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 जी। जी। तो इसमें 2 पक्ष और हैं युवा और महिला। इन दोनों पर आपका कितना फोकस रहेगा? निश्चित तौर पे ये 2 ही ऐसे वर्ग हैं हमारे कम्युनिटी में जी, जिनको राजनीति में भागीदारी अगर सुनिश्चित हो जाए, उनकी अगर उनका दिलचस्पी पैदा हो जाए, जी, तो निश्चित तौर पे हम कामयाब हो जाएँगे। क्योंकि आज हरियाणा की सरकार ने पंचायतों के चुनाव में 50% आरक्षण महिलाओं जी, के लिए सुनिश्चित किया है। जी, तो मैं समझता हूँ कि अगर 50% आरक्षण महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया है, तो वैश्य महिलाओं की भागीदारी उसमें और ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि हम मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे मैक्सिमम महिलाओं को वहाँ पे जी, चुनाव लड़ा सकें और जी, मैक्सिमम लोगों को हम पंचायतों में जिताकर जी, और सदन तक पहुँचा सकें। ये हमारा एक लक्ष्य रहेगा और साथ में यूथ को भी, जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, पेरेंट्स लोग हैं, उनका तो राजनीति में उतना ज़्यादा दिलचस्पी रहा नहीं। यूथ को हम डाइवर्ट कर सकते हैं और यूथ हम लोगों को जो प्रशिक्षण शिविर भी जो लगाते हैं, जी, उसमें भी मैक्सिमम लोगों हम यूथ को ही बुलाते हैं ताकि उनका माइंडसेट फ़ोकस केवल पॉलिटिक्स हो, जी, फ़ोकस केवल राजनीति हो, लीडरशिप के अंदर उनकी भागीदारी बढ़े और उनको आने वाले टाइम में हम सत्ता के अंदर लेके जाएँ। जी। अब आपने कल अपनी नई कार्यकारिणी जो कोर कमेटी है उसका आपने गठन किया और उसमें 9 सदस्यों को आपने शामिल किया है। तो आपको ये लगता है कि ये जो कोर कमेटी आपने गठित की ये संतोषजनक है, ये सैचुरेटेड टीम है आपकी? इसमें आपने देखा हमने 11 लोगों को अभी जैसे मेरे मेरे सहित जो है 11 लोग हो गए हिन्नू कमेटी, जी, 9 लोगों को हमने अपॉइंट किया है जी, और इनकी अपनी एक क्वालिटी है हर एक की। क्योंकि कोई राजनीतिक रूप से कोई अनुभव के रूप में, कोई किसी भी रूप में ना हर एक का अपना एक ऑरा है, 9 के 9 लोगों का और 9 के 9 लोग मिलकर और जी, 2 हम इलेक्टेड लोग हैं, जिसमें जनरल सेक्रेटरी साहब हमारे कुछ क्षेत्र से हैं। जी, 11 लोग हम मिलकर पूरे हरियाणा का गठन करेंगे। एक मीटिंग बहुत जल्दी आने वाले समय में हम बुलाएँगे 11 लोगों की जी, और उसमें बैठ कर हम सारी चर्चा करके जी, अच्छे लोगों को जिनका राजनीति में इंटरेस्ट है, राजनीति में जो लोग आना चाहते हैं, वो महिलाएँ हैं, चाहे यूथ हैं, चाहे वो हमारे और लोग हैं, वो सब उसमें भागीदारी करेंगे। जी। तो इस नई कार्यकारिणी का जो अब आप विस्तार देने की बात कर रहे हैं, जिसकी बैठक आप जल्द करेंगे, तो उसमें युवाओं और महिलाओं का क्या प्रतिशत होगा? क्योंकि ये जो 9 सदस्य आपने नियुक्त किए हैं, तो उनमें से महिला तो नहीं है।
नहीं, आने वाले समय में हम लोग अभी जो तुरंत इसमें कार्रवाई कार्यकारिणी की मीटिंग करके हमने 33% महिलाओं को आरक्षण हम इसमें करेंगे। जी। पूरी जो टीम है हमारी, 33% यूथ में, 33% महिलाओं में और 33% हमारे जो प्रौढ़ लोग कहते हैं जिसको हम 55 प्लस कह लो, 50 प्लस कह लो, उनको हम जोड़ेंगे और एक संतुलन बनाएँगे। ऐसा नहीं है कि इस कार्यकाल इस सीडब्ल्यूसी में अगर महिला नहीं है तो हम महिला की कोई उपेक्षा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग रेखांकित कर रहे हैं, पूरे हरियाणा में हमने नामांकन माँगे हैं महिलाओं से कि स्वेच्छा से जो काम करना चाहती हैं महिलाएँ, वो आगे आएँ और हमने पूरे हरियाणा में एक नामांकन भेजा है और बहुत लोगों की दिलचस्पी है, नामांकन भर-भर के भेज रहे हैं, यूथ वाले भी भेज रहे हैं, महिला भी भेज रही हैं। आपने वो एप्लीकेशंस मांगे हैं, मैंने जी, देखा। जी जी। जी, 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 जी। तो कैसा रिस्पॉन्स है उस एप्लीकेशंस जो बहुत आप? ज़्यादा बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है, बहुत लोग अपनी एप्लीकेशंस भेज रहे हैं और साथ में जो ये 11 लोग हमारे जो बने हैं, उनसे भी वो संपर्क साध रहे हैं जी कि हमें एक हिस्सेदारी का मौका मिले, हमें वो इसमें शामिल करें और बहुत नए लोग भी, जो जी हमारे संगठन के अंदर नहीं थी, महिलाएँ ऐसी भी महिलाओं ने हमसे संपर्क किया है जी कि हम इसमें काम करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। जी। इसमें और दूसरा एक एक पार्ट और है इसका कि जैसे हरियाणा के जितने जिले हैं, जो 20-22 जिले हैं, उन सारे जिले को प्रस्तुत देने की बात आप सोच रहे हैं? निश्चित तौर पे हमारा तो जो है पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे 130 ब्लॉक हैं हरियाणा के अंदर। जी जी 130 ब्लॉक के अंदर हमारा संगठन काम कर रहा है जी और सारी विंग्स काम कर रही हैं। छात्र विंग हमारा काम कर रहा है, युवा विंग काम कर रहा है, महिला विंग काम कर रही हैं। जी तो 22 जिले हैं, 10 पार्लियामेंट है, 130 ब्लॉक हैं जी और आगे फिर पंचायत लेवल तक हम लोग काम कर रहे हैं। जी और हमारा जो फ़ोकस है वो पूरा का पूरा पूरी स्टेट के अंदर और बल्कि जो परसेंटेज ऑफ वोट है, हमने सर्वे कराया हमारी प्राइवेट एजेंसियों से, तो जो हमारा वोट बैंक है, वो करीब-करीब 7% है हरियाणा के अंदर और वो हम लोग कंसोलिडेट करके एक मैसेज देना चाहते हैं कि वो 7% वोट एक एन ब्लॉक कहीं भी जहाँ भी हम चाहें वो पोल हो जाए। जी तो इस तरह की कुछ स्ट्रैटेजी हम लोग इसमें बनाएँगे। जी। वाणीवाला जी, आम तौर पर अग्रवाल वैश्य समाज के बारे में धारणा होती है कि इनको एक साथ खड़े करना उतना ही कठिन है जितना एक तराजू पर मेढक को तौलना होता है। तो 13 वर्षों की जो आपकी ये यात्रा रही है इस संगठन की, जिसके आप प्रधान रहे हैं लगातार, ये यात्रा कितना चुनौतीपूर्ण रही? दूसरा, क्या आप सामाजिक एकता बनाने में सफल रहे? तो साहब इस बात को मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि हम लोग इकट्ठे नहीं हो सकते या जो धारणा एक परसेप्शन क्रिएट हुआ हुआ है कि भी वैश्य समाज को जोड़ना मेंढक के बराबर है, उसको एक साथ तोला नहीं जा सकता। जी, हमने वो करके दिखाया है। एक आपने कविता सुनी होगी जी, कि एक पत्थर तो उछालो यारो, जी, हाँ, बिल्कुल तबीयत से ठीक बात है। तबीयत से उछालो यारो, कौन कहता है आकाश में छेद नहीं होता। नहीं होता है। तो जी, छेद हमने करके दिखाया। जी, ये देखिए कि कुरुक्षेत्र में मैंने 2010 में एक बहुत बड़ा 2 अक्टूबर को हमने महात्मा गांधी की जयंती के ऊपर रैली की जी, और 1 लाख से ज़्यादा वैश्य समाज के लोग हरियाणा के हमने जी, इकट्ठे किए। उसके बाद कैथल में किए, उसके बाद फिर करनाल में किए। तो हमने ये जो धारणा है उसको ख़त्म करने का प्रयास किया है कि जी, वैश्य समाज इकट्ठा हो सकता है और हमने अपनी बातों को मनवाया है, न केवल इकट्ठा किया है। हमने अपनी बातों को मनवाया है, हमने अपने राजनीतिक दबाव हमने बनाया है जी, और हमारी एक अलग आइडेंटिटी अग्रवाल वैश्य समाज की इसीलिए है और आप और हम ये जुड़ भी इसीलिए रहे हैं कि हमारी अलग आइडेंटिटी है। बिल्कुल आपने ठीक हम बात लोगों है। को चुना है, तो एक आइडेंटिटी की वजह से ही चुना है। तो जी, मैं समझता हूँ कि हमने वो धारणा तोड़ी है जी, और वैश्य समाज एकजुट है। वैश्य समाज डाइवर्ट जो वोट हम लोग करने की जो प्लानिंग हमारी है, वो अब हम करने की क्षमता रखते हैं। जी। सामाजिक जीवन में अग्रवाल समाज को एक करना कितना चुनौतीपूर्ण रहा आपके लिए? देखिए वैश्य समाज के लोगों ने जो सामाजिक जो उनकी विधाएँ हैं, जी, स्कूल बनाए, कॉलेजेस बनाए, पाठशालाएँ बनाई और उसके अलावा परिचय सम्मेलन बहुत ऑर्गेनाइज़ किए।
पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जी। एक मैसेज कम्युनिकेट करने की बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद 1947 में जो भारत सरकार की जो ड्यूटीज़ थी, उसमें 50% से ज़्यादा ड्यूटी तो हमारे समाज के लोगों ने निभाई है। इस देश में आप देखिए कि आज़ादी के अंदर जो आंदोलन में हमारी भागीदारी रही है, जी। उसके बाद इस देश को बनाने में हमारी जो भागीदारी रही है, उसके अनुपात में हम लोगों को क्या मिला है, उस बात को हम लोग कम्युनिकेट करना चाहते हैं हमारी कम्युनिटी में कि हमारी विरासत जो हमने दिया है इस कम्युनिटी को, वो हमें इस रूप में नेतृत्व करने के रूप में हमारा को वापस मिलना चाहिए। हमारी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर भी, विधानसभाओं के अंदर भी जी। और छोटी पंचायतों के अंदर भी। चाहे जी। नगर निगम है, चाहे पंचायत है, तो हमारी एक पर्टिकुलर भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए और हम लोग सेवा करना चाहते हैं। जी। हम लोग कमाना नहीं चाहते। जी। मगर भुवानीवाला साहब, अगर आप इतिहास की बात करें तो आज़ादी से पहले के या फिर अनादिकाल से गढ़वाल वैश्य समाज का आर्थिक योगदान हो या दूसरे अन्य तरह के जो पक्ष है, जो सामाजिक पक्ष है, उसे किसी भी सूरत में नकारा नहीं जा सकता और बहुत लंबा इतिहास है और बहुत रिच हिस्ट्री है इस समाज की। और अगर आज़ादी के काल से अब तक की बात अगर मैं करूं तो महात्मा गांधी से लेकर घनश्याम दास बिरला या फिर आपकी हरियाणा की चाहे बनारसी दास गुप्ता हैं, ओपी जिंदल हैं या और भी जो इस तरह की हस्तियां हुई हैं, लगातार एक बड़ी लंबी सीरीज रही है नेतृत्व प्रदान करने की दृष्टि से। और वो राष्ट्रीय फलक की बात कर रहा हूं मैं, राजनीतिक दुनिया की दृष्टि से। तो ऐसे में ये बाद में आखिर पिछले दशकों में आखिर ऐसा क्या हुआ कि राजनीति से दूर होते चले गए और कोई एक ऐसा एक छत्र सामाजिक नेता सामने उभर कर नहीं आ पाया? निश्चित तौर पे ये बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि माननीय बनारसी दास गुप्ता जी ने जो लीडरशिप दी थी जी। कम्युनिटी को, जो पहचान दी थी, जी। वो उसकी आज भी उसको हम भर नहीं पाए हैं। उसकी आज भी आवश्यकता महसूस करते हैं। लेकिन उनके साथ-साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये हमारे खून में है कि हमारे जो नेता जितने भी रहे हैं, जी। उनके जो बच्चे हैं, उनको भी उन्होंने प्रमोट नहीं किया। आप देखिए कि बनारसी दास गुप्ता जी का बेटा हो, चाहे मांगेराम गुप्ता जी का बेटा हो, चाहे बाबू मूलचंद जैन का बेटा हो, या एक बहुत बड़ी नेता हमारी कैथल में ओम प्रभा जैन जी रही हैं। तो कई लंबे टाइम तक फाइनेंस मिनिस्टर रही है हरियाणा के अंदर, जॉइंट पंजाब के अंदर भी मंत्री थी। तो उस समय भी आप देखो उनकी आज जो पीढ़ी है, सेकंड पीढ़ी, थर्ड पीढ़ी, कोई भी राजनीति में नहीं है। तो ऐसी भी उनकी सोच होती थी कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, उस काम को हम लोग अपने बच्चों के तक नहीं ले जाएँ। अब कोई भी राजनीति में हिस्सेदारी नहीं लेता है। तो हम लोगों ने एक परसेप्शन अब तोड़ने की कोशिश की है कि जी। समाज जो अभी आज राजनीति में है, वो आगे भी राजनीति करें, ताकि पूरा समाज जो है एकजुट हो। उनको लीडरशिप की जो कमी आज महसूस हो रही है, उसी का कारण है कि जी। उन्होंने अपने बच्चों को आगे तैयार नहीं किया और उस वजह से आज ये फेस कर रहे हैं हम लोग और जी। हमें इस तरह का काम करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो क्या समाज के नेताओं ने जो भी सामने थे राष्ट्रीय फलक पर, चाहे हरियाणा की राजनीति की दृष्टि से अगर आप देखें तो उस वक्त चरम पर थे, क्लाइमैक्स पर थे और नेतृत्व प्रदान कर रहे थे और सर्वमान्य नेता के रूप में थे, कोई विरोध नहीं था उस तरह का, अगर उस वक्त की छवि उन नेताओं की देखें तो क्या उन नेताओं ने अपनी अगली पीढ़ी को ब्लॉसम नहीं होने दिया, उसे प्रस्फुटित नहीं होने दिया, आगे नहीं बढ़ने दिया, या फिर परिवारवाद या वंशवाद के उलझन में वो नहीं फंसना चाहते थे? निश्चित तौर पे उन्होंने ऐसा नहीं कि उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की। जी। वंशवाद ही एक कारण है कि उन्होंने वंशवाद को बढ़ावा नहीं दिया। जी। मोहनदास जी सुखाड़िया राजस्थान में मुख्यमंत्री रहते थे। जी। बनारसी दास गुप्ता जी हरियाणा में रहे। बनारसी दास जी एक दूसरे हमारे उत्तर प्रदेश में भी एक बहुत अरे! बड़े नेता हुए हैं, जी। जिनका बेटा अखिलेश दास मेंबर पार्लियामेंट रहा। जी। अभी जो उनकी डेथ हो गई पीछे, हरेंद्र हरेंद्र गुप्ता जी उनके दूसरे बेटे हैं। इधर हमारे हरियाणा के जो बीडी गुप्ता साहब हैं, उनका बेटा अजय है। जी। तो ऐसा नहीं है कि राजनीति में उन लोगों ने आगे नहीं बढ़ाया है, राजनीति में उन्होंने, लेकिन उनकी खुद की फितरत ऐसी नहीं थी कि वंशवाद को बढ़ाएँ। उनका अगर इंटरेस्ट है बच्चों का, अगर उनका काम करने की इच्छा है, तो जैसे अभी मैंने बताया अखिलेश जी मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं और हरेंद्र जी उतना अचीव नहीं कर पाए।
एमएलसी एक बार बने थे। तो ऐसे बड़े नेता रहे हैं, बड़े-बड़े नेता रहे हैं जिन्होंने वंशवाद को नकारा और समाज को आगे बढ़ाया, काम को आगे बढ़ाया। जी। तो आज शून्यता है, आज इस बात की आवश्यकता है कि हम लोग अपने आगे वाली पीढ़ी को हम तैयार करें और आगे वाली पीढ़ी को तैयार करके आने वाले समय में समाज के भविष्य को सुधारें। समाज में आज ज़रूरत है राजनीति की। कोई भी काम बिना राजनीति के होता ही नहीं है। तो आज ज़रूरत है, उस समय सामाजिक काम दृष्टिकोण था, आज व्यापारिक दृष्टिकोण भी है। आज आर्थिक रूप से हम लोग कमज़ोर होते जा रहे हैं। आज हमारे पे थ्रेटिंग हो रही है। आज एक-एक मंडी के अंदर 90 के 90 विधानसभा हरियाणा के अंदर है। हर जगह थ्रेटिंग हो रही है। रोज़ खबरें आ रही हैं अखबारों में, आप रोज़ देख रहे होंगे। पिछले दिनों सपीदों में घटना घटी, नरवाना में घटना घटी, रेवाड़ी के अंदर घटना घटी। रोज़ाना तो थ्रेटिंग हो रही है और इस तरह से अगर हम लोग थ्रेट करते रहे, हमारे को लूटते रहे लोग, तो सुरक्षा की दृष्टि से भी राजनीति बहुत ज़रूरी है। ये मेरा इसमें कहना है। क्या क्या राजनीतिक हस्तक्षेप या सत्ता में हस्तक्षेप इसलिए भी कम हुआ इस समाज का कि इस समाज के बहुत सारे संगठन, अगर मैं बात करूं तो जितने राजनीतिक दल हैं, चाहे वो क्षेत्रीय हों या फिर राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, उन्होंने अपनी एक विंग खड़ी करके इस समाज को विभक्त कर दिया। एक तरह से एक सूत्र में बंधे हुए समाज को कई टुकड़ों में बांट दिया। ये निश्चित है और जो राष्ट्रीय संगठन काम कर रहे हैं सामाजिक दृष्टिकोण से, जी। उसके अंदर घुसपैठ करने के काम तो राजनीतिक लोग करते ही हैं। जी। अभी पिछले दिनों आपने किसान आंदोलन का उदाहरण देखा होगा। जी। किसान आंदोलन चला, बड़ा लंबे समय तक चला और राजनीतिक दलों में उसमें किस तरह से घुसपैठ करने की कोशिश की, उसको बदनाम करने की कोशिश की जी। और वो ऐसी कम्युनिटी है कि वो तटस्थ रही, वो टस से मस नहीं हुई। लोगों ने बदनाम भी किया, लोगों ने उनको आतंकवादी भी कहा, अलगाववादी भी कहा और किसानों को तरह-तरह की संज्ञा दी। लेकिन उनका ध्येय वो बिल थे जिनको वापस लेना पड़ा भारत की सरकार को। तो जब आदमी तटस्थ होता है तो निश्चित तौर पे उस पे तरह-तरह के राजनीतिक दल जो भी सत्ता में होते हैं उस समय में जब भी वो उस पे प्रहार करते रहते हैं। तो ऐसे ही वैश्य समाज जैसे-जैसे यूनाइट होता है, कम्युनिटी जैसे-जैसे आपके सामने है कि जी। हमने लाख-लाख लोग इकट्ठे किए हैं। एक बहुत बड़े नेता हैं हमारे गंजी गंजी राजा मौली साहब हैदराबाद के अंदर। जी। उन्होंने भी 5-6 लाख आदमी इकट्ठे किए थे। जब उन्होंने इकट्ठा किया तो वहाँ की सरकार ने उनको जेल में डाल दिया, उनको कमज़ोर करने की कोशिश की। कोई उनका टारगेट कोई समाज को एक दिशा देना था, न कि कोई पॉलिटिकल पार्टी को हार्मफुल करना या उनको नुकसान पहुँचाना। लेकिन राजनीतिक दल के लोग इतने कमज़ोर होते हैं कि 1 मिनट में डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि निश्चित तौर पे राजनीतिक दल अभी भी हरियाणा में बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग चला रहे हैं, जी। स्पॉन्सर्ड हैं। उसको भाजपा स्पॉन्सर करती है, किसी को कांग्रेस मेरा मेरा स्पॉन्सर मेरा यही यही सवाल था, जिस जी, तरफ आप इशारा कर रहे हैं जी। कि इस समाज के कई संगठन सक्रिय हैं। अगर केवल हरियाणा की बात मैं करूं तो कई संगठन सक्रिय हैं। तो ऐसे में जो एकता के सूत्र में पिरोने की आपकी कोशिश है, क्या ये कामयाब होगी? और 100% होगी, 100% होगी क्योंकि जो समाज का तबका है, जी। जो आम आदमी है वैश्य समाज का, जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, उसको देख रहा है, उसकी मंशा भी समझता है वो। जी। जो लोग कल सत्ता में थे, आज वो समाज की बात कर रहे हैं, जब सत्ता में थे, तो समाज की कोई बात नहीं की उन्होंने। जब वो अच्छे-अच्छे पदों पर बैठे थे, तो उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि कम्युनिटी का कोई आदमी तकलीफ में है, दुखी है या तो आज अभी कल की बात मैं घटना बताऊँ परसों की कि वैक्सीनेशन नरवाना के अंदर एक परिवार में गोयल थे वो, उनके यहाँ लगी और कमाने वाला कोई उनके घर में है नहीं। अब वो डेथ हो गई उसकी और डेथ होने के बाद कल वो नेशनल हाईवे को जाम कर रहे थे। 8 घंटे तक बॉडी नेशनल हाईवे के ऊपर रही। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम को बाद बॉडी लेने से मना कर दिया परिवारजनों ने। तो कितना बड़ा आघात एक परिवार के ऊपर इस सरकार ने लेकिन कौन कम्युनिटी का नेता उसके ऊपर बात की किसी ने? जो सत्तारूढ़ पार्टी के लोग हैं उन्होंने तो बात नहीं की। सबसे पहले हम लोग हमारा संगठन के लोग वहाँ पहुँचे।
उनके साथ सपोर्ट में खड़े हो गए और हमने भी हरियाणा की सरकार से माँग कर दी। तो हर आदमी समझता है कि सही मायने में संगठन कौन-सा है, सही मायने में कम्युनिटी की बात कौन कर रहा है, जी। आम आदमी समझने लग गया है। तो वो आम आदमी ने फैसला करना है कि आपका हितैषी कौन है, अच्छा संगठन कौन-सा है। आम तौर पे भगवान वाला साहब, आम तौर पे धारणा इस तरह की हो जाती है कि संगठन खड़े ही इसलिए किए जाते हैं कि उसके जो भी पैरोकार बनते हैं, वो व्यक्तिगत राजनीतिक पहुँच, व्यक्तिगत सत्ता तक अपनी पहुँच बनाने की दृष्टि से और व्यक्तिगत स्वार्थ को साधने की दृष्टि से वो संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं और अपने लिए अपने तक उसको सीमित रखते हैं और सामाजिक दृष्टिकोण जो है वो बिल्कुल कहीं पीछे छूट जाता है। वो आइडेंटिफ़ाई होने लग गए चौधरी साहब, अब वो बात चलने वाली नहीं है। जी, अभी पिछले दिनों हरियाणा की सरकार ने महाराजा अग्रसेन के नाम पे एक एयरपोर्ट बनाया जी, हिसार के अंदर। किया। हम लोग स्वागत किया उसका, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के लोग उसका स्वागत करते रहे, लेकिन एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी ने, जी, एक बड़े नेता ने मुझे फ़ोन करके ये कहा कि भई आप जब तक उसका स्वागत नहीं करेंगे, तब तक इसको पूर्ण नहीं माना जाएगा। रहेगा कि समाज का समाज का भला हुआ है। जी, जी, तो ये कितनी बड़ी बात है कि हर आदमी उसका स्वागत कर रहा था जो सत्तारूढ़ से जुड़े हुए लोग थे। लेकिन अग्रवाल वैश्य समाज ने जब तक उसका स्वागत नहीं किया, उस कार्य का उसकी प्रोत्साहन नहीं दिया, उसका उसका अभिनंदन नहीं किया, तब तक उसको पूर्ण नहीं माना गया। तो जी, जब हमारा प्रेस नोट निकला, हमने समाज की तरफ से उसका स्वागत किया, तो सरकार ने भी समझा कि हमने अच्छा काम किया है। जी, अदरवाइज़ तो उसको अधूरा मान रहे थे। जी, तो ये एक पहल है हमारी तरफ से, क्योंकि हमारी रीच जो है, गाँव-गाँव में है, छोटे-छोटे कस्बों में है। जी, अटेली विधानसभा की मैं ज़िक्र कर रहा हूँ आपसे, 160 गाँव हैं वहाँ पर जी, और 160 के 160 गाँव में अशोक बुआनीवाला जैसा छोटा कार्यकर्ता जी, वहाँ पर पहुँचा है और 160 के 160 गाँव में जितने भी बनियों के घर हैं, चाहे 1 घर है, चाहे 2 घर हैं, उसमें मैंने चाय पी हुई है। जी, मेरा इंटरेक्शन है वहाँ पे, जी, हर आदमी से। ऐसे कोई एक गाँव का उदाहरण दे रहा हूँ, अटली विधानसभा का केवल उदाहरण है। ऐसे बहुत सारे गाँव हैं, जी, बहुत सारी विधानसभाएँ हैं, जहाँ पे मैंने इंटरेक्शन की है। रोड़ी किधर है, नांगल चौधरी किधर है, इधर मेवात का जो इलाका है, हर गाँव में हमारी डायरेक्ट रीच है और एक सबसे बड़ा संगठन है हरियाणा का, जिसके 50,000 से ज़्यादा मेंबर हैं। जी। पूरे देश में वाला साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो आखिर मुख्य अगर 2-3 आप ऐसे पहलू की चर्चा अगर आप करना चाहें कि अग्रवाल वैश्य समाज और दूसरे अन्य जो संगठन हैं, उन संगठनों में फ़र्क क्या है? कैसे व्यक्ति विभेद करे? एक सामान्य अग्रवाल वैश्य समाज का कोई व्यक्ति है, वो कैसे विभेद करे इन चीज़ों को लेकर? क्योंकि बहुत ज़रूरी जो नहीं है कि व्यक्ति राजनीतिक विश्लेषण क्षमता रखता हो, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति कैसे विभेद करेगा? एक सामान्य व्यक्ति ज़्यादा विवेक कर पाता है चौधरी साहब। एक सामान्य व्यक्ति को ज़्यादा समझ है कि ये लोग सीज़नल हैं, अच्छा, समय पर आते हैं जी, और जब ज़रूरत पड़ती है तो नहीं आते हैं और जी, हम 12 महीने आते हैं। आज हम लोगों को 1985 से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, 85 से काम कर रहे हैं समाज का जी, और कोई किसी लॉब में नहीं कर रहे हैं। हर आदमी सोचता है कि मैं विधायक बन जाऊँ, एमएलए बन जाऊँ, एमपी बन जाऊँ, इसलिए संगठन बना हुआ है। लेकिन हम दूसरों को बनाने की बात कर रहे हैं, स्वयं नहीं बनना चाहते। हम चाहते हैं कि समाज का हर आदमी लीडर बने, कोई गाँव में समस्या है तो वहाँ का अगर नेता अगर हमारा बन जाएगा, तो वो नेता अपनी बात को, अपनी परेशानी को उसी इलाके में सुधार लेगा, अपने आप ही उसका सॉल्यूशन निकाल लेगा। जी, वो डिपेंडेंट नहीं होगा जिले के संगठन से, प्रदेश के संगठन पे। इस तरह की सोच हम लोग लेकर चल रहे हैं। जी, जब हम दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, तो निश्चित तौर पे जो आप विभेद की बात कर रहे हो, जो संगठन में उस संगठन में और हमारे वाले संगठन की विभेद की बात कर रहे हो, तो अपने आप समझ जाता है वो, कि हम लोग उसके साथ खड़े हैं, 12 महीने खड़े हैं। हमारा कोई आदमी आईएएस बनता है वैश्य समाज का, तो सबसे पहले हमारा ये संगठन का आदमी उसको सम्मानित करने जाता है। कोई परेशानी में खड़ा है, तो सबसे पहले हमारा ही, जैसे आपको नरवाना का उदाहरण दिया, हमारी टीम वहाँ पे पहुँच गई रातों-रात, धरना दिया तो धरने में साथ बैठी हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो हम भी जाएँगे, प्रदेश के लोग भी जाएँगे। तो कहने का मेरा ये है कि सब आदमी आज
अनाज जो खाता है उसको बुद्धि भी है, वो समझ पाता है कि कौन आदमी क्या कर रहा है, कौन आदमी किस तरह का सोच रखता है। हमारे अंदर मन में टीस है, हम दिखावा नहीं करते हैं, हम काम करते हैं, ग्राउंड पे काम बोलता है जी। और विभेद करने की आवश्यकता अपने आप खत्म हो जाती है। आमतौर पे वैश्य समाज के बारे में ये धारणा है कि ये समझौतावादी हैं। कहने का मतलब है कि ये संघर्ष नहीं, उसमें नहीं जाना चाहते, किसी प्रकार के क्लैश में ये पड़ने के आदी नहीं है ये समाज, क्योंकि जिनका आर्थिक दृष्टिकोण है, व्यावसायिक दृष्टिकोण है और ज़्यादा फोकस इनका अगर देखें बौद्धिक तौर पर, मानसिक तौर पर इनका डेवलपमेंट पे होता है इस समाज का, सदा से रहा है, एंशिएंट वर्ल्ड से रहा है और अब तक वही स्थिति बनी हुई है। ऐसे में क्या हम ये समझें कि अग्रवाल वैश्य समाज आने वाले समय की दृष्टि से ये नए नेताओं की नर्सरी बनने जा रही है? ये जो आप समझौतावादी दृष्टिकोण बता रहे हैं, ये परसेप्शन है जी, हमारे बारे में, समाज के बारे में। ऐसा कुछ नहीं है। लाला लाजपत राय कितना बड़ा नाम है, जी। तो परसेप्शन को अपने आप तोड़ता है। हुँ, महात्मा गांधी एक कितना बड़ा नाम है जो परसेप्शन को तोड़ता है। बैरिस्टर बने, अमेरिका में जाके पढ़े और उसके बाद हिंदुस्तान में आए और एक लंगोटी के ऊपर उसने अपना जीवन बिताया, सब कुछ त्याग कर समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, नेशनलिज्म के लिए उसने काम किया। ये परसेप्शन हम लोग जो बनाते हैं, मैं भी पिछले दिनों हरियाणा की टिकटों के ऊपर हम माननीय गुलाम नबी आज़ाद से एक भेंट किया हमने। जी, तो गुलाम नबी आज़ाद ने जब सारी बातें सुनी, हमारे साथ पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर भी थे, जी, मैं भी था और साथ में एक लोग और भी थे। तो उनकी धारणा क्या थी? उनकी धारणा ये बनी हुई कि समाज के लोगों को हम टिकट नहीं देंगे तो समाज तो पिछलग्गू हो जाता है, उसके साथ लग जाता है। हम नहीं भी देंगे तो भी क्या बिगाड़ देगा हमारा? तो हमने उसको बिगाड़ के दिखाया फिर बाद में, और फिर उसको मैसेज दिया कि ये कर सकते हैं हम, आपकी जो भावना है उसको बदलिए। जी। तो ऐसा नहीं है, वो ठीक है, हमारे शीर्ष नेताओं की एक धारणा है कि हम जिसको भी देंगे उसके पीछे लग जाएँगे, समझौतावादी लोग हैं, ये है, वो है। तो उस परसेप्शन को तोड़ने के लिए ही अग्रवाल वैश्य समाज काम कर रहा है, जी, कि हम लोग भी हैं जी। फील्ड और में। दूसरा एक और परसेप्शन है, लंबे समय से अगर देखें तो मुझे लगता है पिछले कम से कम 30-40 वर्षों से तो ये स्थापित हो चुका है। जब से जनसंघ की स्थापना हुई या भारतीय जनता पार्टी लाइमलाइट में आई, आगे बढ़ी और अब सत्ता में भी है वो पंचवर्षीय योजना से। तो ये कहा जाता था कि अग्रवाल वैश्य समाज और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। ये सिनोनिम है दोनों के। अब क्या आपको ये लगता है कि आपका संगठन इस ये जो सिनोनिम की बात थी, इस परसेप्शन को तोड़ने में आप कामयाब होंगे? निश्चित तौर पे जो आरएसएस के लोग हैं, उसमें बहुत आयात में वैश्य समाज के लोग हैं। जी, उसको पार्टी दृष्टिकोण से नहीं देखते हम लोग, क्योंकि एक सोशल प्लेटफ़ॉर्म है आरएसएस। जी, सामाजिक दृष्टिकोण से वो काम करता है, तो निश्चित तौर पे जहाँ सोशल की बात आएगी तो वैश्य समाज बढ़ जाएगा आगे, और वैश्य समाज उसके लिए काम करता है। ये दूसरा क्या है कि भाजपा के अंदर भी, और जो उससे पहले जो भी ये जनता पार्टी के नाम से थी, जी, तो उसमें भी वैश्य समाज की भूमिका बहुत बड़ी रही है। जो जयप्रकाश जी से लेकर और दूसरे लोग जो समाज में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहे। तो मैं समझता हूँ कि आप समझो कि अभी मुरलीधर राव ने भोपाल के अंदर एक बयान दे दिया, जी, जो महासचिव हैं, वो किसी आप जैसे पत्रकार ने पूछा कि जी, बैकवर्ड और एससी पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं आप, तो उसने कहा कि बनिए और ब्राह्मण तो मेरी जेब में है। तो ये कहाँ बीजेपी कहाँ बनियों की पार्टी रह गई? जी, मुरलीधर राव जैसे आदमी बनियों को जेब में लेके घूमते हैं। तो हम लोग उसका विरोध किया, दिल्ली के प्रेस क्लब में जाके, उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई। तो ये एक भावना, एक परसेप्शन बना हुआ है कि भाजपा बनियों की पार्टी है, जब थी, एक ज़माने में थी, जी, लेकिन आज वो बनियों की नहीं है, आज तो अवसरवादी पार्टी है। जी, आज तो वो ये देखते किससे फ़ायदा हो सकता है, मैं उसके साथ जुड़ जाती है। तो अब वो वोट की पार्टी है, बनियों की पार्टी नहीं है। तो अब हम भी वोट की ताकत दिखाएँगे बीजेपी को। जी, आपके सामने कमल गुप्ता जी मंत्री बने हैं, जी। तो हमने एक ललकार किया वहाँ पे भी, मंत्री बनाओ नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। तो अगले दिन ही मंत्री बन गए।
तो ये दबाव की पॉलिटिक्स जो है वो करनी पड़ेगी वैश्य समाज के लोगों को, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे और अन्य दल हो। अभी देखिए आम आदमी पार्टी में कितने लोग हैं हमारे, तो अब आप कह देंगे कि बनियों की पार्टी है। ये तो अच्छा है, हमारा सौभाग्य है कि वो केजरीवाल जी उसके अध्यक्ष हैं। जी। लेकिन लेकिन कई बार इस परसेप्शन को हवा इसलिए मिलती है कि अगर आप दिल्ली की ही बात कर रहे हैं तो जयप्रकाश अग्रवाल जैसे बेदाग छवि के लोग, वैसे लोग अगर राजनीति में पिछड़ जाते हैं और समाज का, अगर मैं कहूं तो बाय हार्ट एंड सोल समर्थन नहीं मिलता है, तो लगता नहीं कि इस प्रकार के परसेप्शन को स्थापित होने का एक बड़ा कारण मिलता है, तर्क है। निश्चित तौर पे देखो, जयप्रकाश जी का अपना एक डिवोशन है, उनकी सेवा है। उनके फादर साहब फ्रीडम फाइटर थे, राम शरण दास जी। जी। उनका बेटा भी अभी राजनीति कर रहा है, मुदित अग्रवाल, बहुत अच्छी पॉलिटिक्स कर रहा है और मैं रोज उसको सुनता हूँ। वो प्रवक्ता है दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी का, और अच्छा तर्क से बात कर रहा है। वो आने वाला समय बहुत अच्छा है उसके लिए। जी। इनको समाज के लोगों ने बढ़ाना चाहिए था। वैसे तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे वो लंबे समय तक दिल्ली के, और उनकी वजह से समाज के लोगों ने काफ़ी पार्टी के अंदर वोट भी दिया, पार्टी को आगे भी बढ़ाया। तो लेकिन उसके बावजूद भी जो चाहिए था, आज केजरीवाल जी ने जो अचीव किया वो उनको, क्योंकि लड़ाई तो सीएम की है, मुख्यमंत्री की है। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ तो कहावत है कि सीएम, पीएम और डीएम तीन ही लोग पावरफुल हैं, बाकी तो कोई पावरफुल ही नहीं है। जी। तो सीएम तक नहीं पहुंच पाए। उनको पहुंचना चाहिए था, उनमें कैलिबर था, उनमें कम्युनिटी के प्रति लगाव है, लोगों का भी लगाव है। पता नहीं क्या सरकमस्टांसेस है, कई बारी मैनिपुलेशंस भी चलती हैं पॉलिटिक्स में, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज की कमी रही होगी, जी। इसलिए वो वहां तक अचीव नहीं कर पाए। जी। कई बार जैसे एक बात और आती है सामने उभर कर कि जो अग्रकुल वैश्य समाज है, खास करके जो बिजनेस क्लास है, तो इनकी पैठ शहरी क्षेत्र तक सीमित है, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा नहीं है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर आप डेमोग्राफिक सिचुएशन अगर आप देखें हरियाणा की या फिर दूसरे अन्य स्टेट्स की नेशनल लेवल पर भी, तो इस प्रकार की चीजें भी सामने उभर कर आती हैं। लेकिन अभी आपने चर्चा के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों की बात की और अकेली विधानसभा का आपने जिक्र किया, तो क्या हम अब ये समझें कि आप शहर से गांव की ओर यानी पूरी नेटवर्किंग आप करने में लगे हुए हैं? हम लोग नेटवर्किंग किए हुए हैं और पूरा हमें पता है किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने वोट हैं हमारे। जी। हरियाणा के अंदर लगभग 7% वैश्य समाज के वोट हैं। जी। 7% जो वोट हैं वो 16 ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पे हम डिसाइडिंग फैक्टर हैं, जी। और उस 16 में से कुछ 3-4 रिजर्व हैं जी। जहाँ पे हम लोग कंटेस्ट तो नहीं कर सकते। जैसे नरवाना एक उदाहरण के तौर पे, हम लोग वहाँ डिसाइडिंग फैक्टर हैं, जी। लेकिन हम लोग क्योंकि रिजर्व होने की वजह से वहाँ पे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो बल्लभगढ़ ऐसी विधानसभा है, पंचकुला ऐसी विधानसभा है जहाँ पे हमारे 35-35 हजार वोट हैं। आप समझ सकते हैं, जहाँ 35,000 वोट हों वहाँ पे हम बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं और बन भी सकते हैं। जी। तो ऐसी और भी विधानसभाएं बहुत सारी हैं। और भिवानी जो जहाँ से मैं संबंध रखता हूँ वो ऐसी विधानसभा है जहाँ से आज तक वैश्य समाज का ही आदमी एमएलए बनता रहा है, जबकि हमारे वोटों की संख्या कम है। आप ये देखो कि हमारे यहाँ 16-17 हजार वोट हैं भिवानी के अंदर, जी। लेकिन बनारसी दास गुप्ता जी 3 टर्म रहे, उसके बाद सागर राम गुप्ता जी 3 टर्म रहे, उसके बाद राम भजन अग्रवाल 3 टर्म रहे, आजकल जो घनश्याम शराब जी वो तीसरी टर्म अवेल कर रहे हैं। जी। एक लंबे समय तक वैश्य समाज ने वहाँ पे पॉलिटिक्स की है, और इसका कारण सिर्फ ये है कि वैश्य समाज के लोगों को दूसरी कास्ट भी पसंद करती है, दूसरे लोग पसंद करते हैं, इसलिए उनको 16,000 वोट होते हुए भी उन्होंने वहाँ पे अपनी आप को स्थापित किया, समाज के लोगों को स्थापित ये किया। ये बात तो बिल्कुल सर मान्य है कि अग्रवाल वैश्य समाज की जो सामाजिक संरचना है, जो आपने कहा कि अन्य दूसरे समाज पर भी आपकी उस प्रकार की तो सामाजिक संरचना इस प्रकार की है कि आपका समाज तो एक छत्रप की तरह काम करता रहा है दूसरे अन्य समाज की दृष्टि से, अगर मैं बात करूं आर्थिक उत्थान या उस प्रकार के योगदान की दृष्टि से। तो ऐसे में क्या हम ये माने कि जो आपने 15-16 विधानसभा क्षेत्रों की बात की हरियाणा की, आने वाले समय में या फिर 2024 के चुनाव में
ये 15-16 विधानसभा क्षेत्र जो हैं, इसमें आप डिसाइडिंग फैक्टर बनेंगे, यानी अग्रवाल वैश्य समाज एक महती भूमिका अदा करने जा रहा है वहां। और दूसरा, क्या आप इन क्षेत्रों के प्रत्याशियों के चयन में भी आपका हस्तक्षेप होगा? हम तो चाहते हैं ऐसा हो जी और इसीलिए काम कर रहे हैं। जी वहाँ जो भी अभी भी आज की विधानसभा में भी हमारे 8 विधायक हैं। जी उन 16 में से 8 में तो आपके सामने ही है जी और 8 और अचीव करेंगे हम। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा में, मैं 1977-78 की बात करूँ, तो उस समय शेप भी हमारी विधानसभा की छोटी होती थी। उस समय हमारे 18 से 20 एमएलए होते थे। जी आपको ऐसे-ऐसे एमएलएज़ के नाम गिनवा दूँ मैं, बाबू गुलाब सिंह जैन हिसार से, उसके बाद बलवंत राय तायल बने, उसके बाद रामदेव तायल वहाँ पे बने। तो बहुत सारे ऐसे वहाँ उनसे उससे पहले जुगल किशोर जी वहाँ पे मेंबर पार्लियामेंट होते थे, जुगल किशोर अग्रवाल गोयल साहब। तो ऐसे असेंबली है, भिवानी की पार्लियामेंट की बात करें, तो वहाँ पे रामकिशन गुप्ता जी मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं। उसके बाद बनारसी दास गुप्ता जी बड़े नेता बने वहाँ पे। 3 बार चुनाव तो 5-6 बार लड़ा उन्होंने, लेकिन 3 बार विधानसभा में गए और 3 बार के बाद फिर सागाराम गुप्ता जी भी फाइनेंस मिनिस्टर रहे, रामभजन अग्रवाल टूरिज्म मिनिस्टर रहे, गृह मंत्री रहे। तो बहुत सारे ऐसे नेता हमारे रहे जिन्होंने अपने आप में रामशरण मित्तल नारनौल जैसी विधानसभा में हमारे विधायक बने, जहाँ पे पूरा हाइर इलाका है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि वैश्य समाज के लोगों को दूसरी कम्युनिटी भी पसंद करती है। 16 तो जहाँ पे हम बाहुल्य हैं, वो बात कर रहा हूँ मैं। जी लेकिन ऐसी क्या, चीज़ें भी क्योंकि बाहुल्य नहीं आप कांग्रेस पार्टी के बड़े कर्ता धर्ताओं से कम, मतलब एक आपको बहुत दूध पानी सा रिश्ता है, मतलब इतनी करीबी है आपकी, और आप हस्तक्षेप चाहें तो आप कर सकते हैं। तो क्या ये इस बात का संकेत आप समाज को देने को इस अभी उस स्थिति में हैं कि कांग्रेस पार्टी में कम से कम आप इंश्योर करेंगे इस 15-16 विधानसभाओं की दृष्टि से प्रत्याशी के चयन को लेकर? कि पॉलिटिकल पार्टियों में हम लोग कितना चला पाते हैं, उसमें तो संदेह रहता है, क्योंकि यहाँ का जो आप कहूँ मैं कि कांग्रेस पार्टी में एक इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरे तरह का है। जी यहाँ पे बहुत बड़े-बड़े नेता हैं, रणदीप सुरजेवाला जी हैं, यहाँ पे भूपेंद्र हुड्डा जी हैं, किरण चौधरी जी हैं, शैलजा जी हैं, तो ये बड़े नेता हैं। जी इन बड़े नेताओं में क्या है कि अपना-अपना क्षेत्र उन्होंने बाँट रखा है। कुलदीप बिश्नोई है, तो जी 5-6 लोगों ने अपना-अपना क्षेत्र है और छोटा-सा तो प्रदेश है और ये लोग अपने से बाहर किसी को निकलने नहीं देते हैं। तो जहाँ कम्युनिटी के एंगल से डिमांड करने की बात है, वो तो प्रेशर हम बना के रखते हैं। पिछले दिनों रणदीप सुरजेवाला जी से भी मेरी चर्चा हुई थी इस बारे में। उनको भी कहा कि भई हम लोग 16 सीटों पे प्रभावी हैं, आप हमको टिकट नहीं देते हो, 5-6 टिकट देकर रह जाते हो। जी तो मैंने तो चर्चा की, तो उन्होंने सहमति भी जताई, लेकिन उसके साथ-साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि इसमें मैं क्या करूँगा, देखूँगा, करूँगा। रीज़न बीइंग के उनके भी एक सीमित क्षेत्र में जींद से बाहर उनका भी वर्चस्व जो है पलटी में नहीं चल पाता है। किरण चौधरी जी का भिवानी जिले में, शैलजा जी का सिरसा और अम्बाला में, तो एक रियासत टाइप से बँटा हुआ है, जी जिससे सारे लोगों को नुकसान होता है। जी वेस्ट कम्युनिटी को ख़ास करके नुकसान होता है। जी तो जब तक वेस्ट कम्युनिटी को सपोर्ट कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे दूसरे दल हो, नहीं करेंगे तो ये सरकार में भी नहीं आ सकते हैं, जी। सत्ता में भी नहीं आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में, क्योंकि जो आपके ये एनुअल जो फंक्शन आपने किया, अब उसमें बहुतायत में आपकी आवाज भी उसी तरह से निकली, या फिर जयप्रकाश अग्रवाल थे, या फिर आपके जो मुख्य अतिथि आए हुए थे विधानसभा दिल्ली के अध्यक्ष थे रामनिवास गोयल जी, या फिर नरेंद्र जी, तो इन सब का लगभग एक सुर था और एक बात सुनने को वहां लगातार मिलती रही कि चाहे प्रत्याशी किसी भी दल का हो, मगर अग्रवाल वैश्य समाज का ही प्रतिनिधि चुनकर सदन में जाना चाहिए। तो ये एक मसला, या ये जो एक आवाज थी, क्या ये आवाज अब आच्छादित रहेगी आने वाले समय में? बिल्कुल, बिल्कुल निश्चित तौर पर नरेंद्र गुप्ता जी ने चुनाव लड़ा, जी अग्रवाल वैश्य समाज के ऑब्जर्वर हमने वहाँ 15-20 लगाए हुए थे, जी जो वहाँ पे काम कर रहे थे, वर्कर काम कर रहे थे, कार्यकर्ता काम कर रहे थे।
अभी इलाहाबाद में चुनाव हुआ, गोपाल कांडा जी चुनाव गोविंद कांडा जी चुनाव लड़े, तो हमारे ऑब्जर्वर गए हुए थे वहाँ पे। तो पूरे प्रदेश के अंदर हमारी एक सिस्टम है हमारा अग्रवाल वैश्य समाज का, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी चुनाव वैश्य समाज का आदमी लड़ रहा होता है, जी वहाँ पे हमारी टीम जाती है और वहाँ पे रहती है। जैसे संघ की प्रक्रिया है, जैसे आम आदमी पार्टी की प्रक्रिया है, जी और वहाँ 15-20 लोग वहाँ पे रह के उनके लिए काम करते हैं, जी कार्यकर्ताओं के रूप में। जी और उनको जितवाते भी हैं। आपने नरेंद्र गुप्ता जी का भाषण सुना हो, तो उन्होंने खुले मन से कहा कि मैं विधायक अग्रवाल वैश्य समाज की वजह से हूँ। असीम गोयल जी से बात कर लो आप, जी और अन्य गोविंद कांडा जी से, गोपाल कांडा जी से बात कर लो, ज्ञान जी से बात कर लो। जी तो हर आदमी क्या है कि जितने भी विधायक हमारे हैं, वो इस बात का महसूस करते हैं, समझते हैं कि हम समाज की वजह से हैं, कम्युनिटी की वजह से हैं। और 8 आदमी और आ सकते हैं हमारे असेंबली में। जी। तो अगर आने वाले समय में ये हम समझें कि अग्रवाल वैश्य समाज एक ऐसा संगठन के रूप में सामने उभर रहा है, या राजनीतिक आकाश पर छाने की स्थिति में है कि ये एक किंग मेकर की भूमिका में है और उसके सूत्र आप तक पहुंच रहे हैं। तो किंग मेकर की भूमिका में नहीं है, हम लोग किंग बनना चाहते हैं, किंग जी मेकर नहीं बनना चाहते हैं। जी मेकर बहुत दिनों से बन चुके हैं, कई बार बन चुके हैं। अभी आप चौधरी बंसीलाल जी की बात अगर करें, तो उस समय उनकी बैकअप में बनारसी दास गुप्ता जी होते थे, जी और उनके साथ फिर 16 एमएलए होते थे अग्रवाल समाज के। चाहे आप उसमें जींद से विधायक होते थे बाबू दया किशन जी उस जमाने में, और चाहे ओम प्रकाश गर्ग जी कुरुक्षेत्र विधानसभा से होते थे, तो वो गोपी चंद जी गुप्ता होते थे पानीपत से। तो एक-एक एमएलए जो है वो सारा सिस्टम को चलाता था। तो बंसीलाल जी तो नाराज़ कर दिया करते थे उस ज़माने में, मेरे को याद है जी कि क्योंकि उनकी कार्यशैली थोड़ी-सी स्ट्रॉन्ग थी, तो उन्हें एमएलए नाराज़ होते थे, बनारसी दास जी उनको मनाते रहते थे। तो इसलिए कि एक राजनीतिक प्रक्रिया है, एक सिस्टम है, और उस सिस्टम में वैश्य समाज फिट हो सकता है, किसी भी दल से हो। पॉलिसी मेकिंग की बात है बेसिकली तो, कि राजनीति अपनी जगह है, और पॉलिसी जब सदन में बनती है, वो एमएलए और एमपी बनाते हैं। तो क्यों ना हमारे एमएलए, एमपी बने और वहाँ पे पॉलिसी कुछ वैश्य फ्रेंडली हो जाए, समाज फ्रेंडली हो जाए, आम आदमी के मतलब की पॉलिसी बन जाए, तो वो केवल वैश्य समाज ही कर सकता है। जी। अब मोहन वाली साहब, आपने गवर्नमेंट पॉलिसी की वैसे फ्रेंडली या फिर व्यावसायिक फ्रेंडली की बात आपने की है। तो अब इस साक्षात्कार के उत्तरार्ध में मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि वर्तमान में केंद्र सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं, उस पर आपका क्या आकलन है? वैश्य समाज मैं ये चाहता हूँ कि केंद्र सरकार की जो आर्थिक नीति है, वो बहुत ज़्यादा व्यापारी फ्रेंडली नहीं है। क्योंकि व्यापारी कौन है? सबसे पहली बात तो दृष्टिकोण ये नहीं है भारत की सरकार का, हरियाणा की सरकार का। ये केवल उन बड़े घरानों को व्यापारी मान रहे हैं, जो मुट्ठी भर लोगों को फ़ायदा-नुकसान पहुँचाते हैं। असली जो व्यापारी है, वो तो गली-मोहल्ले का व्यापारी है। असली व्यापारी तो वो है जो एमएसएमई चलाता है, छोटी-छोटी फैक्ट्रियाँ चलाता है। एक-एक फैक्ट्री में 20-20 से 15-15, 20-20, 50-50 लोग काम कर रहे हैं। असली व्यापारी तो वो है। आप जब तक उनके बारे में नहीं सोचोगे, एमएसएमईज़ के बारे में नहीं सोचोगे, मंझले व्यापारियों के बारे में नहीं सोचोगे, जो मोहल्ले में दुकानदार बैठा है, उसके बारे में नहीं सोचोगे, तब तक पॉलिसी को अच्छा नहीं बताया जा सकता। पॉलिसीज़ अच्छी वो होती हैं, जो आम आद आज 60% हिस्सा है, मंझले और छोटे व्यापारियों का, और 60% हिस्सा नाराज़ है। अभी कोविड का महामारी आई, जीएसटी की दिक्कतें आई, और दुनिया भर की जो पॉलिसीज़ बनी, वो उन 60% लोगों के खिलाफ जा रही है। आज एक आम आदमी को रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। आज भारत की सरकार ने कपड़े के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया है, और आंदोलन कर रहे हैं लोग। तो क्या आपको नहीं लगता कि वो कपड़ा जो है, मीडियम क्लास लोगों को ज़्यादा चाहिए, या खाली उन बड़े घरों को ही चाहिए? तो हर आम आदमी को कपड़ा चाहिए, आम आदमी को रोटी चाहिए, आम आदमी को जो है मकान चाहिए, सिर पे छत चाहिए।
तो जब तक इन 3 चीज़ों को ध्यान नहीं रखेंगे, तब तक पॉलिसीज़ को आप बेटर नहीं मान सकते, अच्छा नहीं मान सकते। सरकार ने आंकड़े प्रस्तुत किए, कई लाख करोड़ रुपया इन्होंने दिया है कोविड के बाद, लेकिन धरातल पे क्या पोज़ीशन है? धरातल पे पोज़ीशन ये है, कुछ बाउंडेशंस उसके अंदर कर दी इन्होंने कि जिसको पहले से लोन मिला हुआ है 5 लाख तक का, उसको हम 8 लाख कर देंगे। अरे! तो लोन तो उस आदमी को मिलेगा ना जिसके कागज़ात ठीक होंगे, जिसको जो रिटर्न्स भर रहा होगा। बिल्कुल। लेकिन उन 60% में से 50% लोग तो ऐसे हैं, जो हैंड टू माउथ है, जो 5-7 हज़ार रुपए महीना आती कमाते हैं। है, उसमें बस छोटा-सा उसमें अंदर कहीं कंडीशंस अप्लाई हाँ, घुसेड़ दिया जाए। घुसेड़ दी उसने, तो वो बैंक वाले उनको घुसने तक नहीं देते हैं। जी, और फिर सरकार ने जितना भी पैसा अनाउंस किया था, उसमें से 30% लोग केवल वो पैसे का आवंटन हो पाया, 70% फिर बाहरी उद्योग वालों को दे दिया। तो आपको लिबरलाइज़ करना चाहिए था कि पैसा नहीं जा रहा है नीचे तक, तो 70% पैसा हाई हैवी उद्योग की बजाय हम इन्हीं को कैसे बाँटें, कुछ कमियाँ हैं अगर पॉलिसीज़ में, तो पॉलिसीज़ को सुधार के और वो पैसा भी उन्हीं लोगों को जाए। जी, ऐसा सोच उनकी नहीं बनी। जी। अब वो दूसरा मेरे निर्माता साहब एक तो ये तो केंद्र की बात है इसके प्रति, क्योंकि आपका तारुफ हमेशा छोटे से छोटे व्यापारी जो रिटेलर्स हैं, दुकानदार हैं, गाँव में हैं, चाहे छोटे शहरों में हैं या बड़े शहरों में हैं, सबसे आपका तारुफ होता है और बड़े उद्योगपतियों के साथ भी है। तो ऐसे में अगर मैं हरियाणा की बात करूँ, तो वर्तमान में हरियाणा सरकार जो दूसरी पंचवर्षीय योजना में अब दूसरा कार्यकाल यानी दूसरे वर्ष से भी आगे बढ़ रही है, तो ऐसे में यहाँ का व्यापारी क्या कहता है आपसे? बहुत बहुत निराश है। हर व्यापारी दुखी है, कई व्यापारी तो ऐसे हैं जो कि बोल भी नहीं सकते हैं। क्योंकि बंद मुट्ठी लाख की और खुली मुट्ठी खाक की, ये कहावत हमारे बुजुर्ग कहते थे। तो जिनके पास पूँजी खत्म हो गई है, वो बोल भी नहीं सकता है क्योंकि उनकी देनदारियाँ इतनी हो जाती हैं, फिर लोगों के चक्कर काटने शुरू कर देंगे। तो जो अमेज़न है या जो फ्लिपकार्ट है, जो बड़ी कंपनियाँ हैं, इन्होंने जो ऑनलाइन बिज़नेस शुरू किया हुआ है, उस बिज़नेस से जो ब्रेड बेचने वाला मोहल्ले के अंदर, दूध बेचने वाला मोहल्ले के अंदर, वो भी प्रभावित हो रहा है। जो ₹50 से लेके और ₹500 रोज़ कमाता था, वो आदमी भी इन बड़ी कंपनियों से प्रभावित है। तो जब तक हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि हम इन ऑनलाइन बिज़नेस के ऊपर लगाम लगा दें, कस्टमर फ्रेंडली तो है, लेकिन कस्टमर फ्रेंडली के साथ-साथ क्या आपको ये नहीं देखना चाहिए कि अभी बेरोज़गारी कितनी बढ़ रही है? जो आप 60% जो तबका है व्यापारी का, छोटे व्यापारी का, उसको तो खत्म कर रहे हो आप। सस्ता माल तो चाहे ₹2 का खरीद लो, चाहे ₹50 का खरीद लो, चाहे ₹1 का खरीद लो, आपकी पेइंग कैपेसिटी होगी तो ही तो खरीदोगे। तो आप जब पेइंग कैपेसिटी खत्म कर रहे हो छोटे व्यापारी की, तो आपको उस ऑनलाइन बिज़नेस का धंधे का आने वाले समय में क्या फ़र्क पड़ेगा देख लीजिएगा। बिल्कुल ठीक बात है। ये जो पैरामीटर है और ये सवाल वैसे समाज से बेहतर थर्मामीटर तो हो नहीं सकता समाज की पेइंग कैपेसिटी को नापने की दृष्टि से, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये आपका अंदाज़ा। बहरहाल अब हम क्योंकि साक्षात्कार के लगभग अंत में हम पहुँच चुके हैं, बहुत सारे विषयों पर आपसे चर्चा हुई, लेकिन बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपसे बिल्कुल सीधे-सीधे जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप एक उद्यमी हैं, आप एक व्यवसायी हैं और व्यावसायिक दृष्टिकोण से आप एक औद्योगिक जो एसोसिएशन है उसके भी आप कार्यकारी राष्ट्रीय प्रधान हैं। तो उस मुद्दे पर फिर कभी लंबी चर्चा आपसे हम करेंगे, उन सारे विषयों पर आपसे बातचीत करेंगे। तो आपसे अब मुझे ये पूछना है कि अग्रवाल वैश्य समाज की दृष्टि से समाज के युवाओं के लिए आपका क्या खास संदेश है? मेरा युवा साथियों से, युवा भाइयों से सिर्फ़ एक ही मैसेज है कि वो उनके अंदर भारतीयता हो, जी, उनके उनके अंदर देश के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा सुनिश्चित करें वो। दूसरा समाज के प्रति उनकी क्या दायित्व है, उनके क्या लक्ष्य हैं वो उसको पूरा करें जी, और साथ में अपनी खुद के परिवार के लिए भी। क्योंकि 3 विधाएँ हैं इस देश में, आप उन 3 विधाओं में अगर पूर्ण हैं, तो मैं समझता हूँ कि सच्चे भारतीय हैं। तो आपका परिवार सुखी हो,
आपका समाज सुखी हो और आपका देश सुखी हो, तो मैं समझता हूँ कि आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। और उसी के लिए मैं सारे युवाओं से अपील करता हूँ कि वो इन 3 सूत्रों पे काम करें और निश्चित तौर पे हम एक अच्छा भारत, स्वर्णिम भारत बना पाएँगे। यही मैं कहना चाहता हूँ। अशोक वानीवाले साहब, अग्रवाल वैश्य समाज के विकास की दृष्टि से, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो जीवन का, उसमें उसके लिए जो आपका संघर्ष है, उस संघर्ष में द पब्लिक वर्ल्ड हमेशा आपके साथ रहेगा। ये मेरा आश्वासन है आपको और अग्रवाल वैश्य समाज को, पूरे आपके सभी पदाधिकारियों को, आपकी टीम को। हमारी शुभकामना आपके साथ, क्योंकि आप 7वीं बार लगातार अग्रवाल वैश्य समाज संगठन के प्रधान चुने गए हैं और ये जिम्मेदारी आप पर बहुत महत्वपूर्ण है और अगले 2 वर्ष आप काम करेंगे। हमारी शुभकामना आपके साथ है और इस वक्त पर इस मौके का फायदा उठाते हुए आपसे गुजारिश है कि हमारे द पब्लिक वर्ल्ड के दर्शकों के लिए कुछ संदेश आप अवश्य दें इस साक्षात्कार के अंत में। मैं द पब्लिक वर्ल्ड के सभी टेक्नीशियंस का और सभी जो लोग दर्शक हम लोगों को सबको सुन पा रहे हैं, उनका बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे चुना। आज मैं आपसे बात करने के रूबरू हो रहा हूँ और नया वर्ष आ रहा है। नए वर्ष पे भी आने वाला जो समय है, वो पब्लिक वर्ल्ड के लिए भी और जो दर्शक भाई हैं, उनको भाई-बहनें हैं, उनको भी मैं शुभकामनाएँ देता हूँ, बधाई देता हूँ, मंगल कामनाएँ करता हूँ कि उनका उज्ज्वल भविष्य हो और हर क्षेत्र में, हर मुकाम पर वो कामयाबी हासिल करें, ऐसी मेरी कामना है, ऐसी मंगल कामनाएँ मैं उनके लिए करता हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। जी, धन्यवाद वानीवाले साहब और द पब्लिक वर्ल्ड की ओर से भी आपको नववर्ष की अग्रिम शुभकामना। बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत आभार, बहुत आभार। थैंक यू।